तो अपन निपटाएंगे आज वैल्यूएशन अंडर कस्टम। तो मैं पहले ही बता दूं कि ये जो है किस किस के लिए यूजफुल है और किस किस के लिए ये यूजफुल नहीं रहेगा। तो उसके लिए ये यूजफुल रहेगा जो पहली बार पढ़ रहा है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, ठीक है, कस्टम पढ़ रहा है फर्स्ट टाइम वैल्यूएशन, तो उसके लिए यूजफुल रहेगा। उसके लिए यूजफुल रहेगा जो पहले तो पढ़ रखा है, उसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है, ठीक है, कंसेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं है, कन्फ्यूजन होते हैं, कन्फ्यूज रहता है कि कहाँ क्या है नहीं है, तो उसके लिए यूजफुल रहेगा। थर्ड उसके लिए यूजफुल रहेगा जो रिवीजन के पर्पज़ से पढ़ रहा है, और रिवीजन के पर्पज़ से और उसके पास टाइम है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि अपन ऐसे उड़ा उड़ा के नहीं करेंगे, अपन आराम से चलेंगे और आधा एक घंटा जो है एक्सेस लगेगा, लेकिन अच्छे से करेंगे इसको वैल्यूएशन को, क्योंकि सारे कंसेप्ट भी करेंगे और सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो इस चीज़ के लिए जो है वो यूजफुल रहने वाला है ये वीडियो, ठीक है। किस किस के लिए यूजफुल नहीं रहने वाला, तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास टाइम नहीं है, जिसको चाहिए कि आधे घंटे में 40 मिनट में उड़ा उड़ा के बता दे कि कहाँ क्या है वैल्यूएशन कस्टम, तो इसके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इस वीडियो में पेशेंस चाहिए और थोड़ा सा जो है टाइम चाहिए, तो उसके बिना ये नहीं होगा। तो अपन शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि अपन इससे पहले जो देखे थे वो एक बैगेज देखा था, ठीक है, बैगेज अपन पहले करा था, उसके बाद अपन करा था वेयर हाउसिंग, और ये इसके बाद अपन करेंगे वैल्यूएशन। तो कस्टम में अपन ये तीन तीन चीज़ अभी तक इस वीडियो को लगा के 3 हो जाएगा। तो अगर ये इस दोनों में बैगेज और वेयर हाउसिंग में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन स्किप हो गया हो, तो शायद वेयर हाउसिंग में अभी तो क्वेश्चन नहीं करवाया, इसका भी कोई एक सेपरेट जो है वो क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन जो भी वैसे भी वेयर हाउसिंग में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो थ्योरी बेस्ड ही है, तो क्वेश्चन जो देखोगे, कंसेप्ट एक बार देख लोगे वीडियो, तो क्वेश्चन आराम से टिकल हो जाएगा। स्टिल अगर बैगेज और वेयर हाउसिंग में इन दोनों में कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई कंसेप्ट में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, अगर होता है, अगर कोई क्वेश्चन स्किप हुआ हो बैगेज में, पास्ट ईयर एमटीपी वगैरह कुछ भी कोई क्वेश्चन वगैरह अगर स्किप हुआ हो, तो ऐसे करके बता देना कि मेरे को एक रेफरेंस दे देना कि ये क्वेश्चन जो है वो मिस हुआ है, या ये क्वेश्चन जो है एडिशनल करा दो, तो एक रेफरेंस दे देगा, तो मैं उस सारे को कंपाइल करके फिर एक जो वीडियो बना के वो सारे क्वेश्चंस को अपन सोल्व करके अच्छे से डिस्कस करके और अटैच कर देंगे इस वाले, मतलब ये प्लेलिस्ट जो कोर्स एज ए कोर्स टाइप जो प्लेलिस्ट बनाया है, तो उसमें ऐड कर देंगे अपन। तो अपन वैल्यूएशन पढ़ते हैं, वैल्यूएशन बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बोरिंग है, कुछ भी बोरिंग नहीं है, और कुछ भी रट्टा फाई करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ रटने की ज़रूरत है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और एक चीज़ और कि अगर तुमको समुद्र से, सी से एकदम होता है ना कि अच्छा लगता है, प्यार है, तो ये तुमको पूरा कस्टम ही बहुत अच्छा लगेगा, पूरा कस्टम ही, चाहे बैगेज हो, अगर तुमको थोड़े से टूर टाइप अच्छा लग रहा है, तो पूरा कस्टम ही तुमको अच्छा लगेगा, बैगेज हो, वेयर हाउसिंग हो, वैल्यूएशन हो, तो ये चीज़ अच्छा लगने वाला है, इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो वैल्यूएशन करने से पहले एक बार मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि वैल्यूएशन में क्या होगा। वैल्यूएशन में ये होगा कि जैसे हम इंपोर्ट करते हैं ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो जो मैक्सिमम जो है वो इंपोर्ट का ही क्वेश्चन है, और रूल 10 के बेस पे तो 90% जो है वो रूल 10 के बेस पे ही क्वेश्चन है। तो एक अगर मैं ओवरव्यू दूँ, क्वेश्चन भी रखे हैं, देखो क्वेश्चन भी बहुत सारे क्वेश्चन है, पहले कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो अपन इंपोर्ट में क्या करते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था कि अपन इंपोर्ट में क्या करते हैं कि फॉरेन कंट्री है, फॉर एग्जांपल चाइना हो गया, ठीक है, यहाँ से अपन इंपोर्ट करते हैं, उसका अपना पोर्ट होता है, चाइना का पोर्ट, ठीक है, ये हो गया इंडिया, ये हो गया इंडिया का पोर्ट, ठीक है, और चाइना का पोर्ट से इंडिया का इंडियन पोर्ट पे यहाँ पे आते हैं, अपन इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल है। तो वैल्यूएशन दरअसल काम कैसे करता है, तो जब जैसे हमने यहाँ पे कोई चाइनीज़ बंदा है, ठीक है, वहाँ हमने ऑर्डर दिया कितना है, तो वो कॉस्ट कुछ ना कुछ कॉस्ट लेगा, ठीक है, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले सकता है, वो एक्सपेंस वगैरह, ठीक है। उसके बाद
वो कॉस्ट तो लेगा ही, और चाइना का पोर्ट तक आने के लिए, चाइना के पोर्ट तक आने के लिए हमारा कुछ कॉस्ट लगेगा, कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लग सकता है। तो वो कॉस्ट को भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या कौन कौन सा कॉस्ट लग रहा है, और देखना पड़ेगा क्या 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 कौन सा कॉस्ट है, ठीक है। तो इसके बाद पोर्ट पे आ गया, तो पोर्ट पे आ गया ना, तो इसी को बोलते हैं एफओबी। अभी मैं ऐसे ही मतलब वो होते हैं कि ईजी भाषा में समझाता हूँ, इस सबको अच्छे से कंसेप्ट में अपन करेंगे, डिटेल में अपन करेंगे, ठीक है। तो एक ओवरव्यू बस दे रहा हूँ, अभी जो अभी बता रहा हूँ बस एक ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन है, कि आगे देखोगे तो प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहा है। तो पोर्ट पे आ गया, गुड्स तो पोर्ट पे आ गया, ठीक है। उसके बाद तो समुद्र के रास्ते हो सकता है, या स्पोर्ट से जो है हो सकता है एयर के रास्ते, हवाई जहाज़ से आए, जहाज़ से आए, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसके बाद दो चीज़ कंपलसरी है कि एक तो इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा, ठीक है, इंश्योरेंस। और सिंस यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो फ्रेट भी तो लगेगा ही, तो ये कंपलसरी है, इसके बिना आ ही नहीं सकता, क्योंकि फॉरेन में गुड्स है और तुम जो है ये मतलब चाहे एयर के रूट से, चाहे लैंड के रूट से, मतलब एयर के रूट से चाहे वाटर के रूट से लेके आ रहे हो, ठीक है। तो इंश्योरेंस और फ्रेट ये दोनों कंपलसरी है। तो इसीलिए जब यहाँ पे आते हैं ना, इंडियन पोर्ट पे आते हैं ना, तो उसको बोलते हैं CIF, मतलब कॉस्ट जो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट पे लगा है, FOB, और उसके बाद इंश्योरेंस, उसके बाद फ्रेट। इंश्योरेंस और फ्रेट जो है वो कंपलसरी लगता है, क्योंकि रिस्की होता है ना कि समुद्र के रास्ते से आ रहा है, हवाई जहाज़ के रास्ते से आ रहा है, तो इंश्योरेंस तो कराना ही पड़ेगा, और फ्री में तो आएगा नहीं, तो फ्रेट भी लगेगा, ये कॉस्ट ऐड करेगा। और जब ये कॉस्ट सब ऐड करेगा तभी तो वैल्यू बढ़ेगी, तो उसके बाद जो है उसी तरीके से जो है वो कस्टम ड्यूटी ज़्यादा आएगा, ठीक है, टैक्स ज़्यादा लगेगा। उसके बाद अगर देखें तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे ये हो गया कि ये इंडिया का पोर्ट हो गया, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि इंडिया का पोर्ट हो गया, बट जो यहाँ पे अगर ये 200 नॉटिकल माइल तक जो है इंडिया का सी बेस जो है वो उसको इंडिया मानते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि इंडिया पोर्ट तो यहाँ पे है, ठीक है, पोर्ट इस जगह पे है, बट जो क्योंकि वेसल बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, तो वो जो है वो इस पॉइंट तक ही आता है, वो उसके आगे नहीं आएगा, क्योंकि उसके आगे आएगा तो टकरा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए उतना तक नहीं आएगा, तो यहाँ तक आता है। फिर छोटे छोटे शिप जो होते हैं, छोटे छोटे शिप होते हैं, वो यहाँ से मतलब इस ज़मीन से जाते हैं, और वो सामान उठा के उस छोटे छोटे शिप से जो है वो यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो ये चार्जेज भी ऐड होते हैं, ठीक है, इस चार्ज को भी ऐड करते हैं, क्योंकि ये चार्ज भी ज़रूरी है, यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक आने भी ज़रूरी है। तो इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, उसके बाद इस पॉइंट पे आ गया, तो एक तरीके से CIF, तो इसी को बोलते हैं एसेसेबल वैल्यू, और इसी वैल्यू पे जो है वो टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटी लगता है, टैक्स लगता है। इसके बाद अगर कोई भी खर्चा होता है तो उसमें उस पर जो वो वैल्यू में ऐड नहीं होता तो टैक्स नहीं लगता। ये ओवरऑल एक ओवरव्यू हो गया, इसको अच्छे से और डिटेल में अपन देखेंगे ना कि कौन सा एक्चुअल में होता है, कौन सा एक्चुअल नहीं होता है, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर मेथड्स की बात करें कि चार्जिंग ऑफ ड्यूटी, तो कौन कौन से मेथड है, तो एक होते हैं स्पेसिफिक ड्यूटी और एक होते हैं एड वैलोरम ड्यूटी। इसके बारे में तुमने सुना भी होगा वैसे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है वो वैल्यू पे ही टैक्स लगता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन क्वांटिटी पे भी लगता है, वेट्स पे भी लगता है, और वॉल्यूम पे भी लगता है। अगर वैल्यू पे होता है, जो सर्टेन परसेंटेज जो होगा वैल्यू पे होगा, तो उसको बोलते हैं एड वैलोरम। इसका मतलब ही है कि वैल्यू, इसका मतलब ही है वैल्यू, कि ड्यूटी जो है वो वैल्यू पे लगाते हैं, एड वैलोरम ड्यूटी। तो सर्टेन परसेंटेज होता है, और सर्टेन परसेंटेज जो होता है उस परसेंटेज को जो है वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है, और वैल्यू जो होता है वो असेसमेंट वैल्यू होता है, असेसेबल वैल्यू। और इस कस्टम में मैक्सिमम, इस वैल्यूएशन वाले चैप्टर में मैक्सिमम यही होगा कि असेसेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं, उस पर टैक्स निकालते हैं। तो ये परसेंटेज होता है कि सर्टेन परसेंटेज होता है, जो भी परसेंटेज होगा असेसेबल वैल्यू जो भी आएगा वो लगाते हैं, तो वैल्यू निकल के आ जाती है। इसको बोलते हैं एड वैलोरम ड्यूटी। उसके बाद कुछ कुछ टर्म है जो मैंने ओवरव्यू दिया था तो उसमें भी बताया था, वो टर्म भी देखते हैं कि क्या होता है। दरअसल जो मतलब इम्पोर्ट जब हम करते हैं तो कैसे काम करता है, तो एक सीढ़ी की तरह काम करता है, जिसको वैल्यू लेटर भी बोलते हैं। वैल्यू लेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि कस्टम कैसे काम करता है, जो मतलब इस यहाँ पे अगर देखोगे
तो यहाँ पे तो हमने कॉस्ट दिया ही है, कॉस्ट दिया है, उसके बाद जो मतलब यहाँ पे कॉस्ट हमारा लगा तो ऐड होके ये आ गया, ठीक है। और फिर इंश्योरेंस और फ्रेट हमारा लगा तो वो भी ऐड हो गया, तो उसके बाद ये आ गया। तो देख रहे हो कैसे ऐसे, मतलब कभी ये प्राइस था, उसकी कॉस्ट ये थी, उसके बाद कॉस्ट लगा तो ये बढ़ के इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद ये बढ़ के इतना आ गया, ये बढ़ के इतना आ गया, ये बढ़ के इतना आ गया। तो ऐसे करके इसीलिए बोलते हैं वैल्यू लेटर, ठीक है। तो एक्स फैक्ट्री क्या होता है? एक्स फैक्ट्री प्राइस उसको बोलते हैं कि जब हम इस पॉइंट पे लिए थे ना, जब पहली बार की हमने डिस्कशन करा कि हाँ कितना होगा, तो वो सर्टेन अमाउंट बोलेगा। ये एक्स फैक्ट्री प्राइस की इसकी बात करें तो हम चाइना गए, उसके बाद उसने बोला कि इतना जो है ये इतना इसका कॉस्ट है, तो उसने प्राइस कोट किया कि इतना है, मान के चलो 50 मिलियन उसने कोट करा। फिर हमने बोला कि नहीं ऐसा इतना तो नहीं होगा। फिर उसने चेंज कर दिया कि ठीक है 45 मिलियन दे दो। फिर बोला नहीं, फिर निगोशिएट हमने करा, फिर 40 मिलियन पे जो है वो बात बन गई कि ठीक है 40 मिलियन जो है वो, मतलब कोई मशीन हम कर रहे थे, वहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे, कोई मशीन थी, ठीक है। तो 40 मिलियन हमने निगोशिएट करा और इस पर बात बन गई। तो इस पर बात बन गई कि उसने वो भी रेडी हो गया कि ठीक है 40 मिलियन, ठीक है, और तो उस पर हो गया। तो ये होता है कि जो नेगोशिएटेड प्राइस होते हैं ना, एक्स फैक्ट्री प्राइस, हमको नेगोशिएटेड प्राइस लेना है, ठीक है। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन में दे दे कोटेड प्राइस दे दे, या फिर चेंजेज प्राइस दे दे कि ठीक है, लेकिन हमको नेगोशिएटेड प्राइस लेना है कि आफ्टर ऑल जो है कितना पे जो है दोनों पार्टी नेगोशिएटेड करके एग्री हुआ है, ठीक है। तो एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट इसे बोलते हैं क्योंकि मान के चलो हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका जो सामान आ रहा है उसने प्रोडक्शन करा और उस पर मार्जिन भी तो अपना लेगा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस। जब फैक्ट्री से निकलता है ना कोई सामान निकलती है, फैक्ट्री है, और यहाँ से अगर निकलेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगा, प्लस वो अपना मार्जिन भी जोड़ेगा। तो ओवरऑल एक्स फैक्ट्री प्राइस इतना का पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से आने के लिए कुछ खर्चा लगेगा, हो सकता है लोकल फ्रेट लगे, हो सकता है कोई लोकल टैक्स वगैरह लगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फ्री अलॉन्ग साइड से फेस। तो कुछ खर्चे लग सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंस में, लोकल फ्रेट या लोकल टैक्स। और फ्री ऑन बोर्ड ये होता है कि FOB इसको बोलते हैं कि जो इसका पोर्ट है ना, एक्सपोर्टर का पोर्ट इसीलिए क्योंकि हम इम्पोर्टर हुए, वो एक्सपोर्टर हुआ, ठीक है। तो एक्सपोर्टर के पोर्ट तक आने के लिए, फिर यहाँ से जो है यहाँ तक आने के लिए क्या खर्चा लग सकता है? हो सकता है लोडिंग चार्जेस लगे, यहाँ पे मशीन जो है वो हो सकता है कि लोडिंग चार्जेस लग गया, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि फ्रेट भी लग सकता है ना, फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग सकता है। फिर यहाँ पे जहाँ पे पोर्ट पे आया उसके बाद जो है अनलोडिंग चार्जेस लग सकता है, अनलोड करने के लिए यहाँ पे पोर्ट पे, तभी तो वहाँ से जो है वो उस रास्ते से जो है इंडिया आएगा, इस रास्ते से होके अपना समुद्र के रास्ते से आए चाहे एयर के रास्ते से आए, बट यहाँ तक होगा। तो उसके बाद इसको बोलते हैं FOB। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक CIF कुछ नहीं, इसको जो FOB है ना, FOB में हम इंश्योरेंस और फ्रेट ऐड करते हैं तो CIF हो जाता है। इसका मतलब ही है, CIF का मतलब ही है कि कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट। तो उसमें जो है ये, क्योंकि ये इंश्योरेंस और फ्रेट ये कंपलसरी है, ये चार्जेज होना ही है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। ये मैंडेटरी चार्जेज है इंश्योरेंस, फ्रेट। तो इंश्योरेंस लगेगा और उसके बाद जो है वो फ्रेट लगेगा इंडियन पोर्ट तक आने के लिए, यहाँ से जो है वो इंडिया का पोर्ट तक आने के लिए जो खर्चा लगेगा। उसके बाद कोई खर्चा लगेगा तो वो काउंट नहीं होगा खर्चा इंडियन पोर्ट तक आने के लिए, ठीक है। तो देखो तो कैसे, अगर एक मतलब और इमेज की तरह की FOB, ये देख रहे हो कि एक तो कॉस्ट जो हमारा गुड्स का लगा, उसके बाद लोडिंग चार्जेस जो है वो एक्सपोर्टर का पोर्ट, जो चाइना है ना, तो चाइना के पोर्ट तक आने के लिए वहाँ पे जो लोडिंग कर रहा है उसका कॉस्ट। ये देख रहे हो, ये जो मशीन है, ये JCB की तरह जो दिख रहा है, ये शिप है, तो इस पर जो है वो लोड कर रहा है, ये सामान रहा यहाँ पे, और इसको जो है वो लाद रहा है, ठीक है, ये शिप हो गया। उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद जो है या तो हम शिप से आ सकते हैं, ऐसे करके शिप से आ सकते हैं, या जो है वो एयर से भी आ सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए
हमें जो दो जो है वो कंपलसरी कॉस्ट लगेगा, जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस और फ्रेट। हैंडलिंग चार्ज क्या है वो भी हम पर देखेंगे। तो ये चीज़, ये कॉस्ट जो है वो ज़रूरी है, वो मैंडेटरी है, ठीक है। ये कॉस्ट जो है वो मैंडेटरी है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो उसके बाद जो वो CIF, जैसे ही ये दो ऐड होगा तो वैसे ही जो है कॉस्ट इंश्योरेंस में CIF वैल्यू आ जाए, निकल के आ जाएगा। सिंस यहाँ पे जो है वो आया, उसके बाद जो है ये पहुँचा, उसके बाद जो है अनलोडिंग तो होगा, ठीक है। यहाँ पे लैंड किया तो फ्रेट और इंश्योरेंस ऐड हो गया, तो इसलिए यहाँ पे आके अनलोडिंग होगा, ठीक है। उसके बाद जो और कुछ कुछ कॉस्ट है जो लग सकता है, कमीशन जैसे है, कमीशन अपन देखेंगे और डिटेल में अपन देखेंगे, ये अभी भी ओवरव्यू है, लेकिन कुछ कुछ जो है वो तुमको याद रखना ही है। एक तो FOB, फ्री ऑन बोर्ड, एक CIF, ये दो चीज़। और फ्रेट और इंश्योरेंस जो है वो कंपलसरी होता है, इंश्योरेंस और फ्रेट कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है, ये चीज़ ध्यान रखोगे। और प्रोसेस ध्यान रखोगे कि क्या, मतलब एक जो ओवरव्यू बताया था ना, उसको और डिटेल में अपन देख लेंगे इसमें क्या है। तो उसके बाद जब FOB में जो है वो इंश्योरेंस और फ्रेट ऐड करते हैं तो CIF वैल्यू आ जाता है, और वही एसेसेबल वैल्यू होता है। और ये रूल 10 का एडजस्टमेंट क्या है, तो कुछ कमीशन हो सकता है, कुछ असिस्टेंस हो सकता है, रॉयल्टी हो सकता है, कुछ अदर कॉस्ट हो सकता है, तो वो भी ऐड होता है एसेसेबल वैल्यू में। तब जाके एसेसेबल वैल्यू निकलता है, उस पर टैक्स लगता है एक। उसके बाद अपन देखते हैं कि थोड़ा सा और इसको डिटेल में अपन देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो है ये फैक्ट्री हो गया, चाइना का फैक्ट्री। चलो जर्मनी लेते हैं, ठीक है। जर्मनी लेते हैं, उसके बाद जर्मन का पोर्ट हो गया, ये इंडिया हो गया, ये इंडियन पोर्ट। तो जर्मन पोर्ट से जो इंडिया का पोर्ट पे आएगा, ठीक है, हो सकता है कि ये जो है यहाँ तक आए, ठीक है। और उसके बाद छोटा छोटा शिप जो है वो लेके आए यहाँ से। तो यहाँ पे जो है इंश्योरेंस प्लस फ्रेट, ये तो लगेगा, ये चीज़ हमने देख लिया, और ये कंपलसरी है, ये ऐड होगा ही होगा, ना दिया हो फिर भी ऐड होगा, ठीक है। कैसे ऐड होगा वो अपन और डिटेल में देखेंगे। तो जर्मनी से जो है वो फैक्ट्री से आया, पोर्ट पे आया, और पोर्ट से इंडिया के पोर्ट पे आया। तो यहाँ पे जो कॉस्ट लगेगा ना, ये कॉस्ट तो लगेगा ही। अब यहाँ से जो यहाँ तक मान के चलो, अपन ने गुल्लू टैक्सी ड्राइवर है, उसको अपन ने कुछ पैसे पेमेंट करे, ठीक है, लोकल टैक्स, लोकल टैक्स या लोकल चार्जेज कुछ होगा, तो वो भी होगा गुल्लू टैक्सी ड्राइवर, इसको कुछ पेमेंट करेंगे तो वो भी आएगा। मतलब लोकल चार्जेज वगैरह यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, तो जो भी चार्जेज होगा वो भी आएगा। तो उसके बाद और यहाँ से, तो ये FOB है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये FOB है। ये इस पॉइंट पे आके जो है वो FOB हो जाएगा, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड मतलब जर्मन पोर्ट पे, एक्सपोर्टर के पोर्ट पे आ गया FOB, और यहाँ पे आएगा तो वो CIF हो जाएगा, और CIF ही एसेसेबल वैल्यू बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो कॉस्ट होते हैं ना, तो 3 कॉस्ट होते हैं, वो भी ऐड होता है, जो शिप डिमरेज बोलते हैं। ये कुछ नहीं, ये छोटे छोटे शिप जो लेके आते हैं ना, तो उसका जो खर्चा लगता है, तो वो चीज़ भी ऐड होता है, ये नेसेसरी पार्ट होता है। तो ये चीज़, तो FOB में ना बस यही 3 ऐड होगा, एक इंश्योरेंस, एक फ्रेट, और ये इस 3 के अलावा कोई भी ऐड नहीं होगा। लेकिन FOB तक हो सकता है, FOB तक जो है ये सारे खर्चे दिख रहे हो, ये कॉस्ट, ये कमीशन हो सकता है लग जाए तो, ये असिस्टेंस हो सकता है, रॉयल्टी हो सकता है, या अदर कॉस्ट हो सकता है, ठीक है। ये लोडिंग हो सकता है कि लोडिंग जो एक्सपोर्टर के पोर्ट पे हो। तो ये सारे कॉस्ट जो है
ये एफ से पहले ही सारे कॉस्ट आएंगे, एफ के बाद बस यही 3 आएंगे। एफ से एफ के बाद बस सिर्फ ये 3 कॉस्ट आएंगे। तो ये चीज़ तुमको हमेशा ध्यान रखना है। एक तो इंश्योरेंस आएगा, दूसरा फ्रेट आएगा, और तीसरा ये शिप डेमरेज या लाइटरेज या बैरेज चार्ज। ठीक है, इससे पहले एफ तक जो है हो सकता है कि लाइसेंस के लिए हमने कुछ पेमेंट करा, हो सकता है पैकिंग चार्जेस ले लिया, पैकिंग चार्ज पेमेंट करना पड़ा, वो होगा। और कुछ भी हो सकता है, कमीशन हमने कुछ दिया है, लोकल एजेंट को कमीशन दिया है, तो वो हो सकता है। तो वो सारे ऐड होंगे एफ से पहले। ठीक है, तो वो एफ में ऐड होगा। एफ से पहले जितने भी खर्च होंगे वो एफ में ऐड होगा, जो हमने फ़ॉरेन में पेमेंट करा। ठीक है, जो हमने फ़ॉरेन में पेमेंट करा, हो सकता है इंडियन रुपी में हमने पेमेंट करा, लेकिन इससे पहले पेमेंट करा, तो वो भी ऐड होगा। बस थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो देखेंगे अपन। कन्वर्जन रूल भी बड़ा आसान है, उसमें भी कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम तुरंत ये एक बार समझ जाओगे ना प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है। ठीक है, पहला प्रोसेस ये ठीक है, और ये तीन ही स्टेप है। ठीक है, यहाँ से पहला 1 से 2, 2 से 3। तो जब स्टेप जो है स्टेप 1 से 2 आओगे ना, तो एफ आ जाएगा। तो एफ में जो है वो बाकी सारी चीज़ें ऐड कर दोगे। लेकिन स्टेप 2 से 3 जब आओगे ना, CIF में आओगे, तो उसमें सिर्फ इंश्योरेंस और फ्रेट और ये जो शिप डेमरेज वाला है ये ऐड करोगे, सिर्फ ये ऐड करोगे। और एफ आने से पहले बाकी चीज़ें ऐड करोगे, जो भी नेसेसरी है ऐड करना है। एक बार ये प्रोसेस समझ गए तो अब बाकी सारा आसान लगेगा। अगर वैल्यूएशन फ्रेमवर्क की बात करें तो टेरिफ वैल्यू जो है वो ऑलवेज ओवरराइड करेगा ट्रांजैक्शन वैल्यू से। मतलब टेरिफ वैल्यू अगर दिया होगा तो हम डायरेक्ट टेरिफ वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, और ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है कि प्राइस एक्चुअली पेड या पेबल, और उसमें जो है वो कुछ मतलब एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है ऐड। जैसे हमने जो यहाँ पे पेमेंट करा ना कॉस्ट, तो वो और उसके बाद जितना भी एडिशन हुआ है ना, ये सब वो चीज़। तो 90% क्वेश्चन जो है 90% क्वेश्चन इसी पे है। एसेसेबल वैल्यू निकालते हैं अपन रूल 10 के हिसाब से। ठीक है, तो अपन ये कवर कर लेंगे ना, तो आसान हो जाएगा। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। तो और कंडीशन क्या है? कंडीशन सिंपल सी बात है कि एक तो एक्सपोर्ट सेल होना चाहिए, अनरिलेटेड होना चाहिए, बायर सेलर जो है रिलेटेड, क्योंकि अगर रिलेटेड होगा तो फिर प्राइस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। अनरिलेटेड पार्टीज होना चाहिए, दोनों पार्टी अनरिलेटेड है, और प्राइस जो पे कर रहा है वो सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। और डिलीवरी पॉइंट मतलब जो है इंडियन पोर्ट तक आने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़। तो एक्सपोर्ट सेल का इन द सेंस कि क्या होता है कि जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए इंपोर्ट है, लेकिन जो एक्सपोर्टर है, जो इंडिया एक्सपोर्ट इन मतलब हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं तो किसी सामने वाले के लिए तो एक्सपोर्ट है। तो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया तक लाने के लिए, ये इंडिया है। सेल कब माना जाएगा? जो जिसने एक्सपोर्ट करा है इंडिया को, या इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है, वही तो होगा सेल। क्योंकि जो एक्सपोर्ट, ये हम जो इंपोर्ट करें वो तो परचेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि एक्सपोर्ट सेल। ठीक है, तो जिसने एक्सपोर्ट करा इंडिया के लिए फॉर इंपोर्ट और फ्रॉम इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, तो जी अनरिलेटेड होना चाहिए पार्टीज, और उसके बाद प्राइस जो है सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, डिलीवरी पॉइंट। और उसके बाद अगर मैंडेटरी इंक्लूजन की बात करिए क्या क्या प्राइस में ऐड होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑलरेडी ऐड नहीं है तो, अगर ऑलरेडी ऐड है तो ऐड दोबारा नहीं करना है। तो अगर ऑलरेडी ऐड नहीं है तो अपन क्या क्या ऐड करेंगे? जो भी कमीशन ब्रोकरेज लग सकता है। बाइंग कमीशन हम नहीं लेते। बाइंग कमीशन इसलिए क्यों नहीं लेते? बाइंग कमीशन होता क्या है कि मान के चलो कि अपन जर्मनी में कुछ ले रहे हैं ना, जर्मनी में जो है अपन मशीन ले रहे हैं, तो गुल्लू जो है ना, गुल्लू टैक्सी ड्राइवर, तो जो है वो गुल्लू टैक्सी ड्राइवर को अपन ने बोला कि मतलब माल चाहिए, मतलब मशीन चाहिए,
तो उसने बोला ठीक है। तो गुल्लू टैक्सी ड्राइवर वो वहाँ का जो है, हम इंडिया से गए थे, ठीक है, उसको जो है वो बोला कि जो कि मेरे लिए जो है वो देखो ढूंढो ऐसा मशीन चाहिए। तो उसने जो है उसने ढूंढना चालू करा और उसको हमने बोला कि कमीशन ले लो तुम, बाइंग कमीशन। तो वो चीज़ ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बाइंग कमीशन होता है। बाकी उसके अलावा सारे कमीशन, सारे ब्रोकरेज ऐड करेंगे, इंजीनियरिंग डिजाइन रॉयल्टी चार्जेज होगा ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन। ये टू प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन एक्चुअल में हम जो जितने भी एग्जाम्पल लेंगे ना, तो हमारा जो बेस होगा ना, बेस होगा मतलब इम्पोर्टेशन प्लेस जो होगा, बेस होगा, हम इंडिया लेके चलेंगे कि हम इंडियन हैं और हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो बेस होगा वो इंडिया होगा। तो टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन जो हो गया वो इंडिया हो गया। मतलब इम्पोर्टेशन मतलब कौन इम्पोर्ट कर रहा है, तो उस प्लेस तक तो हमारा इंडिया हो गया। तो हम इंडिया को बेस लेके चलेंगे। और इंश्योरेंस चार्जेस और लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस, ये तो ऊपर हमने देखा था कि टैरिफ वैल्यू जो है वो हमेशा जो है ओवर राइड करेगा किसको, ट्रांजेक्शन वैल्यू को। तो टैरिफ वैल्यू सेट कौन करता है, कौन डिटरमाइन करता है कि टैरिफ वैल्यू, तो जो CBIC होते हैं ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, तो उसके बोर्ड जो है वो डिसाइड करते हैं। और क्यों डिसाइड करते हैं, टू प्रिवेंट कांस्टेंट प्राइस फ्लक्चुएशन और अंडर वैल्यूएशन इन स्पेसिफिक गुड्स लाइक एडिबल ऑयल्स और ब्रास स्क्रैप। तो जैसे ऑयल वगैरह होते हैं ना, उस स्पेसिफिक गुड्स, तो प्राइस बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकता है कि जियोपॉलिटिकल रीजन से या बाकी किसी भी रीजन से। तो उसको प्राइस फ्लक्चुएशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, उसके लिए जो है वो मतलब टैरिफ वैल्यू सेट करते हैं। और अंडर वैल्यूएशन के लिए, क्योंकि अंडर वैल्यूएशन होगा तो क्योंकि अंडर वैल्यू करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि टैक्स कम आएगा, उस पर ड्यूटी कम आएगा, कस्टम ड्यूटी। तो इसीलिए टू प्रिवेंट कांस्टेंट प्राइस फ्लक्चुएशन और अंडर वैल्यूएशन, इसके लिए जो है टैरिफ वैल्यू सेट किया जाता है। इसका इफेक्ट जो है, इफ अ टैरिफ वैल्यू इज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट यू मस्ट सी इट, यू कैन नॉट यूज द एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस इवन इफ इट इज हायर और लोअर। मतलब क्योंकि टैरिफ वैल्यू जो है वो ओवरराइड करता है ट्रांजेक्शन वैल्यू से। अगर वो नोटिफाइड है टैरिफ वैल्यू, आप जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो, जो भी गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, और उसके रिगार्डिंग अगर कुछ ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड है, गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाई करा है, तो वही उसी प्राइस को, उसी वैल्यू को मतलब कंसिडर होगा। और उसी हिसाब से हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस जो होगा या जो हमारे ट्रांजैक्शन वैल्यू पर निकल के आ रहे हैं, तो वो जो है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि टैरिफ वैल्यू जो है वो ओवरराइड कर लेगा, ठीक है, ये ओवरराइड करेगा। उसके बाद डेट ऑफ कन्वर्जन और करेंसी रूल, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी प्रैक्टिकल सम्स आएंगे और जितने भी प्रैक्टिकल सम्स आएंगे उसमें तो काम आएगा ही। और क्योंकि इसमें दो चीज़ है, एक तो कस्टम ड्यूटी का रेट, और दूसरा है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हो सकता है ना कि हो सकता है फॉरेन करेंसी में, क्योंकि फॉरेन करेंसी में बिलिंग होता है ना, और हम जो वैल्यू करेंगे तो वो तो इंडियन रुपीज़ में करेंगे, क्योंकि हमारा जो है वो करेंसी क्या है, इंडियन करेंसी। जैसे हम कुछ भी देखते हैं तो इतना डॉलर है या इतना यूरो है, तो हम तुरंत देखते हैं कि अच्छा इसका जो है वो कितना इंडियन करेंसी में कितना आ रहा है, हम उसी हिसाब से देखते हैं कि महंगा है कि सस्ता है या क्या है, ठीक है। हम फॉरेन करेंसी के हिसाब से नहीं देखते हैं, हम इंडियन करेंसी के हिसाब से देखते हैं। तो हम कन्वर्ट करते हैं उसको, तो कौन सा रेट ले, ये है कि जो कन्वर्ट करे कौन सा रेट ले। उसके बाद ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी है, ठीक है। बेसिक कस्टम ड्यूटी पे है जो 10% जो है SWS, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, समाज सेवा के लिए जो लेते हैं, ये कंपलसरी होता है। समाज सेवा के नाम पे जो है कंपलसरी 10% जो है वसूला जाता है, और ये जो है 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी होगा। तो अगर कस्टम ड्यूटी 10% है तो समझो कि 1% जो है वो सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा ही लगेगा, ये कंपलसरी और मैंडेटरी है। तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, जब करेंसी हम कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा, तो जो CBIC है ना, CBIC जो नोटिफाइड करेगा तो वो रेट हम लेंगे। जब फॉरेन करेंसी से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो CBIC वाला रेट लेंगे। और बिल ऑफ एंट्री का, इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री का, या अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट देखेंगे या शिपिंग बिल।
एक चीज़ ध्यान रखना कि हम RBI या SBI या बाकी कोई भी रेट देगा होगा तो अपन वो रेट नहीं लेंगे, अपन CBIC वाला रेट लेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम जो नोटिफाइड कर रखा है अपन वही लेंगे और बिल ऑफ एंट्री के डेट लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम तुमको 90 या 95% जो क्वेश्चन हो इम्पोर्ट का ही मिलेगा। तो अपन जो है ये चीज़ ध्यान याद रखना है, ठीक है, ये इसको लर्न करना है कि रेट ऑफ एक्सचेंज जो होगा फॉरेन करेंसी जो से इंडियन करेंसी में आएगा वो CBIC वाला रेट लेंगे बिल ऑफ एंट्री का, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही जब बताया था कि ये बेसिक से, तो उसमें बताया होगा कि बिल ऑफ एंट्री कैसे काम करता है, कि हमें बिल ऑफ एंट्री जो 2 बिल ऑफ एंट्री होते हैं वो फाइल करना पड़ता है। तो CBIC वाला जो है अपन लेंगे और डेट जो होगा बिल ऑफ एंट्री का लेंगे, ठीक है। तो CBIC का रेट लेंगे अपन। बट जो कस्टम ड्यूटी का रेट होगा ना वो अपन जो है वो बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवार्ड्स इसमें से जो लेटर वाला होगा वो लेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि कस्टम ड्यूटी हमको तब पे करना पड़ता है जब हम क्लियर करते हैं, क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, तभी हमको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है, ठीक है। तभी हमको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है। तो बिल ऑफ एंट्री जो है एक तो होता है बिल ऑफ एंट्री वेयर हाउस के लिए फाइल करते हैं, एक होता है बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन के लिए फाइल करते हैं। तो देखोगे कि जो भी लेटर पार्ट होगा ना कस्टम ड्यूटी वाला, तो रेट उसी का लेंगे अपन, रेट जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी का वो उसी को लेंगे। तो एक चीज़ याद रखना कि CBIC का एक्सचेंज रेट, ठीक है, ये जो फॉरेन करते हैं वो तो बिल ऑफ एंट्री जब फाइल करा था उसी डेट वाला लेंगे। और जो कस्टम ड्यूटी का होगा वो जो सबसे लेटर वाला पार्ट होगा, लेटर इन द सेंस कि एंट्री इनवार्ड्स मान के चलो 15 जनवरी को हमने फाइल करा, और होम कंजम्पशन के लिए जो बिल ऑफ एंट्री हमने फाइल करा मान के चलो 17 को। तो जब हम घर लेके जा रहे हैं कंजम्पशन के लिए तभी जो है वो पे करेंगे अपन। तो अपन इस रेट जो होगा बेसिक कस्टम ड्यूटी का वही लेंगे, ठीक है। जनवरी तो ये ध्यान रखना। उसके बाद एंटी अंडर वैल्यूएशन मेजर्स ये अपन पेंडिंग रखते हैं। थ्योरी वाला पार्ट अपन एंड में करेंगे, ठीक है, इसको अपन पेंडिंग रखते हैं। हायरार्की मेथड्स अपन इसको भी पेंडिंग रखते हैं, ठीक है। अपन आज फोकस करेंगे सबसे पहले जो है वो रूल 10 पे फोकस करेंगे, और रूल 2 इसको भी पेंडिंग रखोगे क्योंकि ये अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको अपन एंड में करेंगे। रूल 3 भी पेंडिंग रखो, एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, चलो ये बता ही देता हूँ, या इसको भी पेंडिंग रखो, ठीक है, इसको भी पेंडिंग रखो। अपन का फोकस होगा रूल 10 पे, ठीक है। 95% क्वेश्चन जो है वो उसी पे है, ये भी पेंडिंग, इसे पेंडिंग इसलिए लिख देता हूँ ताकि याद रहेगा, ठीक है। ये दोनों भी पेंडिंग, ये जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 90% जो है क्वेश्चन इसी पे होगा रूल 10 पे, 90 से 95% क्वेश्चन जो है रूल 10 पे होगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं बता दूं कि हमने जो प्रोसेस देखा था ना वही प्रोसेस है, बस इस पर और थोड़ा सा डिटेल में देखना है कि क्या ऐड होगा क्या नहीं ऐड होगा। तो ये जो स्पेसिफिक एडिशन है ना, जो हमने बोला था वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ये तभी ऐड करना है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑलरेडी ऐड नहीं होगा तभी हमको ऐड करना है। अगर इनवॉइस प्राइस में अगर ऐड है तो फिर तो दोबारा ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होगा ना, जो हम वहाँ से निकालते हैं, फैक्ट्री से निकलते हैं, उसके बाद कुछ कुछ खर्चे लगते हैं, तो वो चीज़ जो ऐड करना पड़ता है वही चीज़ है। एक तो हमें कमीशन और ब्रोकरेज ऐड करना है, एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, मतलब बाइंग कमीशन को हमें नहीं ऐड करना है। हो सकता है ना कि हमने जर्मनी में हम जो है वो जर्मनी से हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं और जर्मनी के बंदे को हमने कुछ कमीशन खिलाया, बाइंग कमीशन दिया उसको कि देखो ढूंढो और मशीन ढूंढो, तो वो चीज़ उस चीज़ में मैनिपुलेशन हो सकता है, इसलिए बाइंग कमीशन को ऐड नहीं करते हैं। और पैकिंग चार्जेस
पैकिंग चार्जेज और कंटेनर चार्जेज, क्योंकि जब यहाँ पे देखोगे जब शिप आते हैं ना, थोड़ा सा और बताता हूँ, जो शिप आते हैं ना, तो ये जो देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो, ये कंटेनर है। ये जो देख रहे हो ना बड़े बड़े, ये बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। ये शिपमेंट जब आते हैं ना, तो ये बड़े बड़े कंटेनर लगे हुए होते हैं अलग अलग जो है कंपनियों के। तो उसके चार्जेज जो अगर होंगे तो वो चार्जेज ऑब्वियस सी बात है, नेसेसरी है, तो वो चार्जेज ऐड होगा, वो चार्जेज ऐड होगा, कंटेनर चार्जेज, उसके बाद पैकिंग चार्जेज। तो जो भी कॉस्ट ऑफ लेबर या मटेरियल का चार्जेज होगा वो ऐड करेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी खर्चे लग सकते हैं, असिस्टेंस के खर्चे, जैसे इंजीनियरिंग या डिज़ाइन चार्ज या मोल्ड्स, अगर फ्री में दिया है, कुछ लेबर फ्री में दिया है, मटेरियल फ्री में दिया है, ठीक है। ये तो आगे एक तरीके से इंजीनियरिंग डिज़ाइन, ये तो लेबर चार्जेज, और यहाँ पे ऊपर में तो लेबर चार्जेज आ ही गया, लेबर या मटेरियल, ठीक है। पैकिंग चार्जेज, कंटेनर चार्जेज, कमीशन या ब्रोकरेज, असिस्टेंस में इंजीनियरिंग डिज़ाइन मोल्ड्स, अगर कुछ भी अगर वायर फ्री में का सप्लाई किया तो वो भी ऐड होगा, चाहे रिड्यूस कॉस्ट में होगा। आउटसाइड इंडिया, ये जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन वाला है ना, ये सब चीज़ अगर आउटसाइड इंडिया पेमेंट किया है तभी। ऑब्वियस सी बात है कि जब एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में मैंने स्टेप बताया ना, प्रोसेस, ये प्रोसेस कि इस पॉइंट पे आने के बाद जो है कोई भी खर्चा होगा तो वो ऐड नहीं होगा, सिंस इंडिया में पहुंच गया तो उसी वैल्यू पे टैक्सेबल होगा। तो अगर हमने कुछ मतलब बाहर पेमेंट किया है, इस जगह पेमेंट किया है, तो वो एफ में ऐड होगा, समझ रहे हो। यहाँ CIF में तो सिर्फ इंश्योरेंस और फ्रेट और ये शिप डेमरेज, यही 3 चार्ज ऐड होगा। लेकिन अगर हो सकता है ना कि गुल्लू टैक्सी ड्राइवर को जो है बाइंग कमीशन ने कुछ और दिया है, मतलब गुल्लू टैक्सी ड्राइवर जो है, टैक्सी ड्राइवर ना निकल के जो है वो इंजीनियर था, तो उसने उसका चार्जेस लग गया, तो उसको जो पेमेंट करेंगे वो भी एफ में ही ऐड होगा। एफ जो कस्टम्स निकालेंगे तो सारा कुछ इसी में ऐड होगा। जो जितने भी हम ये देख रहे हैं ना, ये चार्जेस जितने भी देख रहे हैं, सारे एफ में ही ऐड होगा। तो ये ध्यान रखना कि लिखा है आउटसाइड इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया हम पेमेंट कर रहे हैं, चाहे हो सकता है वो फॉरेन करेंसी में हो सकता है इंडियन करेंसी में हो, लेकिन आउटसाइड इंडिया हम पेमेंट करें तो वही ऐड होगा। अगर इंडिया में हम दिए तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। आउटसाइड इंडिया ध्यान रखना, आउटसाइड इंडिया हो सकता है कि इंडियन करेंसी में भी हो सकता है गुल्लू टैक्सी ड्राइवर को जो है वो अपन ने ऑफ़र क्या बोला कि नहीं भैया आप जो है वो बहुत, हम जो है वो जर्मनी का करेंसी हमने देख लिया, हमको थोड़ा सा इंडियन करेंसी चाहिए, ठीक है। तो बोले ठीक है, तो उसको इंडियन करेंसी में हमने पेमेंट कर दिया, तो वो भी ऐड होगा, ठीक है। इंडियन करेंसी हो चाहे फॉरेन करेंसी हो, इंडिया के बाहर दिया है तो ऐड होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि पैकिंग हो, कंटेनर चार्जेज हो, इंजीनियरिंग हो, डिज़ाइन हो, मोल्ड्स हो, अगर हमने कुछ फ्री में ऐड मटेरियल सप्लाई कराया तो वो भी ऐड होगा। मान के चलो कि कुछ मटेरियल था जो लगना था, हम बोले कि हम तो सस्ते में प्रोवाइड करवा देंगे, तो वो ले लो ना, क्योंकि तुम जो मतलब प्रोडक्शन करोगे उसके बाद जो है वो तो उस हिसाब से ज़्यादा हमारा कॉस्ट पड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा रॉ मटेरियल जो है वो ज़्यादा महंगा मतलब तुम करते हो, मतलब वहाँ से लाते हो। तो मैं ही दे देता हूँ, फ्री में दे देता हूँ, बायर ने बोला फ्री में दे देता हूँ या कम दाम पे दे देता हूँ, तुम मेरे को उसका बना के दे दो, तो वो भी ऐड होगा, वो भी वैल्यू में ऐड होगा, वैल्यू का पार्ट बनेगा, तभी तो टैक्स ज़्यादा बनेगा कस्टम ड्यूटी का, ऑब्वियस सी बात है। वरना जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल चाइना ले लो या USA ले लो, USA में कुछ हमने जो है वो मशीन जो है वो ऑर्डर करा देने के लिए, उसका कुछ इक्विपमेंट वगैरह जो है, इक्विपमेंट या टूल्स वगैरह वो जो है जहाँ से वो रॉ मटेरियल मंगवाता है तो वो महंगा मिलता है, ठीक है, एक्सपेंसिव मिलता है। तो हमने बोला कि हमारे यहाँ तो सस्ता ही मिलता है, एक काम करो, हमने जो है वो भेज दी कि सस्ता वाला प्रोडक्ट भेज दी, फ्री में ही भेज दी कि हमारा कॉस्ट तो कम लगेगा, जो वहाँ से हमारा सामान आएगा तो उस पर कॉस्ट कम लगेगा, क्योंकि मटेरियल जो है वो फ्री में दे रहे हैं और यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। तो वो उसको भी पार्ट जो है वो ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखो, नहीं तो जो है वो कस्टम ड्यूटी जो है वो मतलब ड्यूटी जो है वो टैक्स इवेजन करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से जो है फ्री में सप्लाई कर देगा और यहाँ पे आके वैल्यू कम हो जाएगा तो कम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसको जो है वो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ठीक है, जो ये चीज़ ऐसा ना हो।
अगर ऐसा होगा तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ ज़्यादा ना हो, इस चीज़ को प्रमोट ना करने के लिए, टैक्स इवेजन रोकने के लिए ये चीज़ करा गया है कि अगर आप कुछ फ्री में भी आप सप्लाई कर रहे हो तो उसको भी वो भी ऐड करेंगे। फिर हो सकता है कि रॉयल्टी या लाइसेंस भी होगा, वो भी ऐड होगा, लेकिन एक ही केस में होगा अगर कंडीशन ऑफ सेल हो। मतलब रॉयल्टी और लाइसेंस याद रखना, ऐड तभी होगा जब कंडीशन ऑफ सेल हो कि हमने कुछ लाइसेंस लिया, हमने कुछ सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करा, उसका हमने लाइसेंस लिया, तो अगर कंडीशन ऑफ सेल है तभी जाकर, मतलब इतना एसेंशियल है, इतना इम्पोर्टेंट है कि चाहे वो कंडीशन ऑफ सेल हो चाहे ना हो, पैकिंग कॉस्ट जो है अगर आउटसाइड मतलब बाहर हमने कंट्री में जो है फॉरेन कंट्री में हमने पेमेंट करा तो वो ऐड होगा ही होगा। इट डजेंट मैटर कि वो कंडीशन ऑफ सेल है कि ना है। तो ये इम्पोर्टेंट नोट जो है ये ध्यान में रखना कि पैकिंग चार्जेज आउटसाइड इंडिया, हमने पैकिंग चार्जेज जो आउटसाइड इंडिया पेमेंट करा है, चाहे कंडीशन ऑफ सेल हो चाहे ना हो, इसको जो है इंक्लूड किया जाएगा। जैसे रॉयल्टी में हम होते हैं ना कि कंडीशन ऑफ सेल होता है तभी जाके हम करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन इसका मतलब इसमें इस केस में कोई भी ऐसा नहीं है कि कंडीशन ऑफ सेल हो ना हो, कोई ज़रूरत नहीं है कंडीशन ऑफ सेल मतलब ऐड होने के लिए कंडीशन ऑफ सेल होना। इसीलिए अगर पैकिंग का है तो पैकिंग जो है वो ऐड होगा। बाकी एक चीज़ और है कि रिटर्नेबल काइंड ना होना चाहिए, तो अपन और इसको अच्छे से देखेंगे। एक मैंने टेबल बना रखा है अभी, इसके अलावा मैंने टेबल भी बना रखा है। अपॉर्शनमेंट ऑफ असिस्ट्स, तो if an importer provides a mold worth 1 lakh to a foreign producer, the importer can choose to pay the full duty on the mold's value in the first shipment or spread it over the entire contract. तो ये जो असिस्टेंट के केस में ना, असिस्ट के केस में ना, एक होता है ना कि थोड़ा सा ये दिया है कि लीनियंट दिखाया कि या तो आप इंटायर पे जो है वो पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, या आप स्प्रेड कर सकते हो, मतलब 10 यूनिट ओवर 10,000 यूनिट्स ऐसे करके, कि जितना यूनिट्स आ रहा है वैसे करके, या शिपमेंट के बेस पे पूरा ही दे दो। ये भी एक ध्यान रखना कि जब यहाँ ये सारे हैं ना, ये सारे ऐड होते हैं, और ये जो है जब FOB निकालते हैं ना एज पर कस्टम, तो ये सारे चीज़ ऐड होते हैं। ये यहाँ ये सब जितना भी पड़ा है ना, ये सारे चीज़ FOB में ही ऐड होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये सारी चीज़ एक्सपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा तो वो भी FOB में ऐड होगा। वंस अपन फ्रेट और इंश्योरेंस ऐड करेंगे उसके बाद CIF आ जाता है, ठीक है। अगर एक्चुअल दिया होगा ना, एक्चुअल अगर दिया होगा तो सिर्फ एक्चुअल ले लेंगे, इंश्योरेंस हो चाहे फ्रेट हो, एक्चुअल ले लेंगे, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, एक्चुअल दिया है तो एक्चुअल ले लेंगे। बस एक लिमिटेशन है कि एक्चुअल लेने में बस एक ही लिमिटेशन है, वो है कि एयर के केस में, क्योंकि एयर का फ्रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, एयर का फ्रेट ज़्यादा होता है, तो इस केस में सिर्फ फ्रेट के केस में थोड़ा सा एक रेस्ट्रिक्शन डाला है, बाकी और कुछ नहीं। तो अगर एक्चुअल दिया होगा ना, एक्चुअल अगर पता है तो एक्चुअल ले लेना है, ठीक है, बिना किसी हिचकिचाहट के एक्चुअल ले लेना है, लेकिन एक कैप लगाया गया है कि 20% ऑफ FOB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एयर के केस में, ठीक है, सिर्फ कैप लगाया गया है एयर के केस में, और सिर्फ फ्रेट के केस में। ये चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ फ्रेट के केस में कैप लगाया गया, मैक्सिमम 20% हो सकता है। अगर 20% से कम है एक्चुअल तो एक्चुअल वाला ले लो, अगर एक्चुअल ज़्यादा है 20% से फिर 20% आपको लेना पड़ेगा। अगर मान के चलो एक्चुअल नहीं दिया होगा, इंश्योरेंस के केस में बता रहा हूँ कि अगर एक्चुअल नहीं दिया होगा तो 1.125% लेना है, चाहे वो मतलब वेसल से, शिप से ला रहे हो चाहे एयर से ला रहे हो, दोनों के केस में सेम है। एयर के केस में वैसे भी रेयर जो है बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, बहुत टाइम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, मतलब टाइम उतना ज़्यादा टाइम है नहीं, तब हम वहाँ से फ्रेट मतलब एयर से इंपोर्ट करते हैं। तो सिर्फ जो है वो फ्रेट के केस पे जो है वो कैप लगाया गया है कि 20% ऑफ FOB मैक्सिमम ये होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेट में क्या क्या इंक्लूड होगा, फ्रेट में जो है वो इंक्लूड होगा ट्रांसपोर्ट का, हो सकता है लोडिंग चार्जेज हो, अनलोडिंग चार्जेज हो, हैंडलिंग चार्जेज हो, टू इंडियन पोर्ट। हमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है टू प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन, ठीक है, टू प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन, तो प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन हमारा इंडिया है तो हम इंडियन पोर्ट तक लेके चलेंगे, इंडियन पोर्ट अपन यूज करेंगे। तो लोडिंग चार्जेज हो, अनलोडिंग चार्जेज हो, हैंडलिंग चार्जेज हो, ट्रांसपोर्ट हो, ये सारे जो है अप टू इंडियन पोर्ट। ध्यान रखना इंडियन पोर्ट पे हम वंस इंडिया पोर्ट, जैसे इंडियन पोर्ट पे पहुंच गया, इंडियन पोर्ट पे यहाँ पे आ गया,
अब इस जगह के बाद, इस जगह पे और इस जगह के बाद अगर कोई फ्रेट होगा, खर्चा होगा, तो उसको ऐड नहीं करेंगे, चाहे एट हो चाहे आफ्टर हो, तो इसको ऐड अपन नहीं करेंगे। अप टू यहाँ तक आने के लिए, यहाँ इस पॉइंट पे आने तक का जो भी अगर फ्रेट होगा ना, वही ऐड करेंगे, वही कॉस्ट ऐड करेंगे, वही पार्ट होगा वैल्यू में। ठीक है, ये एट प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन, इसको वैल्यू में CI वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। ऐड हो चाहे आफ्टर हो, इसको ऐड नहीं करेंगे। और मैंने बताया था कि शिप जो है वो, सिंस ये पोर्ट है ना, ये पोर्ट यहाँ पे पोर्ट पे नहीं आता, क्योंकि पानी का लेवल यहाँ पे कम होता है ना, तो बड़े बड़े शिप होते हैं तो थोड़े दूर ही लगता है वो, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे शिप होते हैं ना, छोटे छोटे शिप से जो है वो सामान को लाया जाता है, कि जो है वो मतलब लैंड पे आए वो चीज़, जो पोर्ट है ना वहाँ पे आए, तो छोटे छोटे शिप से जो है उस सामान को लाया जाता है। छोटा शिप भी बड़ा शिप जैसा ही दिखता है, ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा होता है ना कि उस साइज में ऑब्वियस सी बात छोटा है, लेकिन छोटा भी एक तरीके से बड़ा ही होता है, क्योंकि कंटेनर इतने बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, तो उसको जो है लेके आ जाते हैं। तो ये एक चीज़ ध्यान रखें कि शिप डिमरेज, ये जो शिप डिमरेज है ना, कि जो शिप यहाँ पे डिमरेज मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा टाइम जो है वो, मतलब एक्स्ट्रा टाइम अगर कुछ लगाता है ना, वेटिंग चार्जेस जिसको अपन बोलते हैं, वेटिंग चार्जेस, अगर शिप वेट कर रहा है उसकी वजह से कुछ चार्जेज आ रहा है, तो उसको बोलते हैं शिप डिमरेज। जो ये हमारा कंसाइनमेंट आया है ना, शिपमेंट, ये शिप आया है ना, तो अब जो जितना वो डिले करेगा, डिले अपन जितना कर रहे हैं सामान लाने में, मतलब वो ये लाइटरेज और बैरेज चार्जेज जो है ना, ये छोटे छोटे चार्जेज, देखो लाइट, ये छोटे छोटे चार्जेज होते हैं ना, इसका मतलब ये लाइटरेज मतलब होता है कि छोटे छोटे शिप के जो शिपमेंट होते हैं ना, छोटे छोटे शिप जो होते हैं ना, वो जो मतलब ये बड़े बड़े शिप से जो उतार के लेके आ रहे हैं ना, तो उसका भी ऑब्वियसली चार्जेज होगा ना, कि ये छोटे छोटे शिप जा रहे हैं, उसका भी चार्ज हमसे ही कलेक्ट करेगा, तो उसको लाइटरेज बैरेज चार्जेस बोलते हैं। शिप डिमरेज मतलब अगर यहाँ पे अगर शिप वेट कर रहा है तो उसका भी चार्जेज होता है, कि पर आवर जो है उस हिसाब से चार्जेज होता है, तो वो भी जो है वो बहुत नेसेसरी पार्ट है। अगर मान के चलो कि अगर वो वेट ना करे, वेट अगर नहीं करेगा और शिपमेंट जितना शिपमेंट था वहाँ से कंटेनर था वो अनलोड नहीं किया, तो फिर उस हिसाब से तो निकल जाएगा शिप। तो ये नेसेसरी चार्जेज है, ये शिप का जो वेटिंग चार्जेज है वो भी नेसेसरी पार्ट है, और ये जो लाइटरेज चार्जेज और बैरेज चार्जेज है, तो ये 3 चार्जेज ध्यान रखना, शिप डेमरेज, लाइटरेज एंड बैरेज, इसको जो है वो ऐड करेंगे ट्रांसपोर्ट, यानी ये फ्रेट में ऐड करेंगे। जब हम CIF निकालेंगे ना, तो FOB जब निकल के आएगा, तो FOB में जो है वो इंश्योरेंस ऐड करेंगे, उसके बाद जो है वो फ्रेट ऐड करेंगे, प्लस जो है वो ये तीन चार्जेज ऐड करेंगे, शिप डेमरेज प्लस लाइटरेज या बैरेज चार्जेज, ठीक है, तब जाके CIF आएगा। अगर यहाँ तक तुमने अच्छे से देख लिया है, अगर अच्छे से एक बार मतलब ध्यान में रख लिया ये चीज़, तो फिर क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी, आराम से बना लोगे। एक चीज़ ध्यान रखना कि ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट क्या होता है। ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट होते हैं कि ये इंडियन पोर्ट पे आ गया, ठीक है, इंडियन पोर्ट पे आ गया, तो यहाँ से अगर मान के चलो यहाँ से कुछ जा रहे हैं, यहाँ से फिर मान के चलो समुद्र के रास्ते से जो है वो शिपमेंट को जो है वो फिर जो है वो दूसरे वेसल पे अपने जो लोड कर दिया है, या हो सकता है यहाँ से स्पोर्ट से जो है वो एयर के रास्ते से भेज दिया है, या फ्रेट वगैरह वो ऐसे ही बोल दिया, तो इसके बाद जो भी ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट जो होगा, चाहे वो पोर्ट से एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जाए, इंडियन पोर्ट, क्योंकि यहाँ पे आ गया ना, वंस यहाँ पे आ गया तो यहाँ तक का वैल्यू जो है वो इस पॉइंट तक जो है वो अपन लेते हैं कॉस्ट। तो इसके बाद अगर कुछ भी हो, कहीं भी जाए, चाहे एयर से जाए, चाहे पोर्ट से जाए, या ICD इंडियन कंटेनर डिपो होता है, तो वहाँ जाए, तो कोई भी कहीं भी जाए, तो वो सबको ऐड नहीं करना, चाहे एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जाए, या पोर्ट से ICD जाए, या एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट जाए विद इन इंडिया, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। और रॉयल्टी के केस में मैंने बताया था कि चाहे आफ्टर भी हो, अगर कंडीशन टू बाय है, कंडीशन ऑफ सेल है, तो तभी अपन ऐड करेंगे। ये मैंने बताया था ना, कंडीशन ऑफ सेल हो तभी अपन ऐड करेंगे, और ये सारा चीज़ FOB में ऐड होगा। मैं बता रहा हूँ FOB में ऐड होगा, अभी बता रहा हूँ, ये जितने भी मैंने चार्जेज बताए ना वो सिर्फ FOB में ऐड होगा, और जो चार्जेज ऐड नहीं होगा उसको तो भूल ही जाओ, जैसे बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा तो इसको तो ऐड करना ही नहीं, इग्नोर कर दो सीधे।
और जैसे इंजीनियरिंग, डिजाइन, मोल्ड्स, ये चार्जेज अगर आउटसाइड इंडिया हमने पेमेंट करा है, ठीक है, चाहे फॉरेन करेंसी में हो चाहे इंडियन करेंसी में हो, डजेंट मैटर, अगर हमें आउटसाइड इंडिया पेमेंट करा है तभी ऐड होगा, अदरवाइज नहीं ऐड होगा। रॉयल्टी लाइसेंस फी अगर कंडीशन ऑफ सेल है तभी ऐड होगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा, चाहे आफ्टर इम्पोर्ट ही क्यों ना हो। उसके बाद कमीशन ब्रोकरेज कोई भी हो, लोकल एजेंट का हो चाहे कोई भी कमीशन हो, सिर्फ बाइंग कमीशन एक्सक्लूसिवली लिखा होगा, एक्सक्लूसिवली बाइंग कमीशन लिखा होगा तभी जाके हम उसको इग्नोर करेंगे, नहीं लेना है। बाकी उसके अलावा कोई कमीशन हो, सारा कमीशन हमको ऐड करना है, ध्यान रखना, सबको ऐड करना है, सबको। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना कि पैकिंग चार्जेज आउटसाइड इंडिया, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि बिना पैकिंग के कुछ भी नहीं हो सकता है कि कंडीशन ऑफ सेल हो कि हमने बोल रहे कि यार हम जो बाई कर रहे हैं कि हम नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरत है, लेकिन उसने चार्जेज करे हैं पैकिंग के नाम पे, वो ऐड होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। कंडीशन ऑफ सेल हो ना हो डजेंट मैटर। उसके बाद ये सारे चीज़ एफओबी में ऐड होगा, एफओबी एज पर कस्टम जब निकालेंगे, अगर एफओबी दिया भी होगा ना, एफओबी अगर दिया भी होगा तो भी जो है अपन देखेंगे अब क्या एफओबी जो है एज पर कस्टम निकल सकता है, तो अपन निकालेंगे। उसके बाद वंस एफओबी आ गया, उसके बाद सीआईएफ में सिर्फ फ्रेट, इंश्योरेंस और ये चार्जेज ऐड करेंगे, ठीक है। ये जो है ना, ये वाला शिप डिमरेज, ये चार्ज ऐड करेंगे सीआईएफ में, ठीक है। जब ये चीज़ ध्यान रखोगे हमेशा। उसके बाद रूल 11 छोड़ो, ये एक टेबल मैंने बनाया है, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब सबको समराइज कर दिया है। जब हम एसेसेबल वैल्यू निकालेंगे ना इंपोर्ट के केस में, जब हम एसेसेबल वैल्यू निकालेंगे ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ कि, और ये चीज़ बताऊँ, ये जो है वो सीएमए की बुक में, ये वाला टेबल सीए के बुक में इतना ज़्यादा कंफ्यूज करके, इतना ज़्यादा अननेसेसरी मटेरियल डाला हुआ है, इतना ज़्यादा अननेसेसरी, इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लेनेशन करके दिया है कि ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इंस्टीट जो है सीएमए के बुक में बहुत अच्छे से, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या जब हम एसेसेबल वैल्यू निकालेंगे तो क्या सब करेंगे, वैल्यू ऑफ मटेरियल मतलब जो एक्स फैक्ट्री प्राइस हमने बताया था वो एक्स फैक्ट्री प्राइस लेंगे। उसके बाद अगर कैरेज, फ्रेट या इंश्योरेंस, वहाँ पे भी हो सकता है इंश्योरेंस, जो लोकल इंश्योरेंस वहाँ से आने के लिए हो सकता है ना। एक्सपोर्टर कंट्री मान के चलो चाइना का है ना, तो चाइना के पोर्ट तक लिखा है ना, पोर्ट ऑफ शिपमेंट, प्रोसेस ध्यान रखना, स्टेप ध्यान रखना, स्टेप ध्यान रखोगे ना, ये प्रोसेस, ये फ्लो ध्यान रखोगे ना, तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। स्टेप 1 से स्टेप 2 हमारा एफओबी आता था, और स्टेप 2 से स्टेप 3 सीआईएफ आता था। तो सीआईएफ में जो है सिर्फ इंश्योरेंस प्लस फ्रेट प्लस वो शिप डिमरेज या लाइटरेज या बैरेज चार्जेज ऐड होता था। बट एफओबी में बाकी सारे ऐड हो जाते थे, जो मतलब एक्सपोर्टर के पोर्ट तक आता था ना, वो सारे ऐड हो जाते थे, प्लस जो लाइसेंस वगैरह वो सारे कुछ। तो ये सारे जो है ना वो पोर्ट तक ही है, जो एक्सपोर्टर कंट्री है ना, जैसे चाइना पोर्ट देख रहे हो। तो लोडिंग हो, जो शिपिंग पोर्ट चाइना पे जो लोडिंग होगा ना, वो चार्जेस भी ऐड होगा, तो एफओबी आएगा, ठीक है, एफओबी में ऐड होगा। अब एफओबी एज पर कस्टम, ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ ऐड होता है, एक तो फ्रेट और एक इंश्योरेंस, और ये एडिशनल शिप डिमरेज, याद रखना शिप डिमरेज है, ठीक है। डिमरेज चार्जेज होगा तो वो नहीं लेना है, वो जनरल हो जाएगा, डिमरेज चार्जेज वो नहीं लेना, शिप डिमरेज होगा तभी लेंगे, लाइटरेज या बैरेज चार्जेज। और मैंने बताया था कि फ्रेट के केस में, सिर्फ फ्रेट के केस में कैप लगा है 20%, वो भी एयर के केस में, एयर के केस में कैप लगा है 20%, अदरवाइज हम एक्चुअल ले लेंगे, मतलब मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम इतना हो सकता है शिप के केस में, सॉरी एयर के केस में। और इंश्योरेंस मैंने बताया था कि अगर एक्चुअल दिया है तो एक्चुअल ही लेना है, अदरवाइज 1.125% लेना है ऑफ एफओबी। ये जो एफओबी यहाँ निकल के आया ना, ये एफओबी, ये वाला नहीं लेना है, ये तो लिखना भी नहीं है, ठीक है।
ये तो लिखना भी नहीं है। तो FOB जो यहाँ पे आएगा ना वो वाला लेना है। ये इसका 1.125% है, अगर अननोन मतलब पता ना हो तो। अब जो है ये हो सकता है कमीशन दिया हो, ब्रोकरेज दिया हो, ऐड करेंगे। बाइंग कमीशन को अपन को ऐड नहीं करना, और ये ऑलरेडी पता है कि जब ऑलरेडी इंक्लूड ना हो तभी। पैकिंग कॉस्ट चाहे वो कंडीशन ऑफ सेल हो ना हो, अपन को ऐड करना है। बस ये ध्यान रखना कि ये अगर ड्यूरेबल या रिटर्नेबल पैकिंग लिखा होगा ना उसका दिया होगा। मान के चलो दिया होगा कि 15,000 दिया हुआ है पैकिंग चार्जेज, इंक्लूडिंग दिया है कि इसमें से 5,000 जो है ना वो रिटर्नेबल पैकिंग है, चार्जेज है। तो अपन को जो है वो 15,000 पूरा 15,000 ऐड नहीं करना। 15,000 में से 5,000 माइनस करके 10,000 ही ऐड करना है। ये रिटर्नेबल है ना, ये तो हमको मतलब रिटर्न करके वापस देना है, तो उसको ऐड थोड़ी करेंगे, समझ रहे हो? तो सिर्फ उसको ही ऐड करना है। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर कुछ ड्यूरेबल या रिटर्नेबल पैकिंग है तो उसको अपन ऐड नहीं करेंगे। इंजीनियरिंग डिज़ाइन ये चार्जेज अगर आउटसाइड इंडिया हमने पेमेंट करा है ना, आउटसाइड इंडिया हमने पेमेंट करा है तभी हम ऐड करेंगे। हो सकता है कि फॉरेन करेंसी में हो चाहे इंडियन करेंसी में हो, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये ज़्यादा मैटर करता है कि आउटसाइड इंडिया हमने पेमेंट करा है, ठीक है। इंजीनियरिंग डिज़ाइन, रॉयल्टी और लाइसेंस जो होगा वो कंडीशन ऑफ सेल होगा तभी ऐड करेंगे। उसके बाद कुछ अगर मटेरियल जो है वो फ्री में अगर हमने सप्लाई करा है, ठीक है, तो वो भी ऐड होगा। प्लस वैल्यू ऑफ सब्सिक्वेंट रीसेल पेबल टू फॉरेन सप्लायर, तो ये भी ऐड होगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में तुमको 90% क्वेश्चन में क्या सब मिलेगा? 90% क्वेश्चन में तुमको ये दिया होगा, एक्सपेक्टेड प्राइस दिया होगा और ये चार्जेस दिया होगा, तो ये हो गया, तो ये चीज़ ऐड करोगे। उसके बाद ये होगा, ये है, ये होगा और ये भी हो सकता है। तो एक ये और ये 3 को ऐड करोगे तो FOB आ जाएगा, ये आ जाएगा FOB कस्टम का, ठीक है। उसके बाद ये दोनों, ये और ये तो कंपलसरी है, तो CIF आ जाएगा और यही एसेसेबल वैल्यू है। अगर ये दिया होगा, अगर दिया होगा तब इंक्लूड करना है, नहीं दिया होगा तो इग्नोर करो, सिंपल सी बात। बाइंग कमीशन को जो है वो स्पेसिफिकली जो है एक्सक्लूड किया गया है कि फीस पेड बाय एन इम्पोर्टर टू देयर एजेंट फॉर सर्विस इन परचेजिंग द गुड्स अब्रॉड। अगर ग्लू टैक्सी ड्राइवर को अपन कुछ दिया है, बाइंग कमीशन अगर कुछ ग्लू टैक्सी ड्राइवर को दिया है तो उसको एक्सक्लूड करेंगे। और एक चीज़ याद रखना कि अगर राइट हमने ख़रीदा है, राइट टू रिप्रोड्यूस, अगर राइट हमने ख़रीदा है मतलब लाइसेंस का कुछ राइट लिया है तो वो तो ऐड होगा ही। लेकिन अगर राइट टू रिप्रोड्यूस इंपोर्टेड गुड्स इन इंडिया, अगर उसको ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर लाइसेंस भी कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह लिया है तो वो तो इंक्लूडेबल होगा। ये जो है ना यहाँ पे ये तो इंक्लूड होगा, कुछ लाइसेंस भी अगर लिया है तो वो तो ऐड होगा। कंडीशन ऑफ सेल होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो, सिर्फ ये दिया होगा तो अपन नहीं जूम करेंगे, कंडीशन ऑफ सेल है, अपन ऐड करेंगे। एयर में जो है ना सिर्फ फ्रेट पे कैप लगा है, ठीक है। एयर पे जो है सिर्फ फ्रेट पे कैप लगा है कि मैक्सिमम जो है वो 20% ऑफ FOB होगा। हाँ, अगर एक्चुअल जो दिया है और एक्चुअल अगर लोअर है तो फिर तो वही एक्चुअल वाला ले लो। और याद रखना कि विद इन इंडिया जो इनलैंड ट्रांसपोर्ट मतलब अगर कुछ इंडिया में हम खर्चा कर रहे हैं या एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट या पोर्ट टू पोर्ट हो, चाहे पोर्ट टू ICD हो, चाहे एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट हो, कोई भी खर्चा हो, पोस्ट इम्पोर्टेशन एक बार इंपोर्ट हो गया उसके बाद जो है कुछ भी मतलब ऐड नहीं करना, सबको एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड इन द सेंस कि अगर इंक्लूड किया होगा उसमें ऐड होगा तो एक्सक्लूड करेंगे, अगर नहीं दिया है तो नॉट इंक्लूड। सिंपल सी बात है, इग्नोर करेंगे। अगर एडेड होगा तो माइनस करेंगे